गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं थर्ड पार्टिकल्स आपको डिस्कस करूंगा और ये पार्टिकल होगा न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में वेरीफाई कर चुका हूं आपके लिए लास्ट वीडियो में। प्रोटॉन्स के बारे में आपको वेरीफाई कर चुका हूं। आज जब मैं आपको स्टडी कराऊंगा तो न्यूट्रॉन्स के बारे में आपको स्टडी कराऊंगा। और बहुत लॉन्ग टाइम के बाद न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया, अप्रॉक्स 100 ईयर बाद प्रोटॉन के। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रहा था? प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जो पार्टिकल पहले डिस्कवर किए गए वो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज थे। चार्ज के आधार पर डिस्कवर उन्हें किया गया था। एक का पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हुआ तो उसे नेगेटिव चार्ज माना गया, एक का पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हुआ तो उसे नेगेटिव चार्ज माना गया, और एक का नेगेटिव डिफ्लेक्शन हुआ तो पॉजिटिव माना गया। अभी न्यूट्रॉन्स की जो डिफ्लेक्शन चेक हो रही थी, जब उसे चार्जर प्लेट से पास आउट किया जा रहा था तो चार्जर प्लेट से पास आउट होने पर क्या हो रहा था, वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था। चार्जर प्लेट से पास आउट करने पर न्यूट्रॉन कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था। ऐसी कंडीशन में साइंटिस्टों ने माना कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो गया, काफी दिनों बाद ये डिस्कवरी हुई कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। और जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर कैसे किया? उसने क्या काम किया, 1932 में एक एक्सपेरिमेंट किया और बेरिलियम का एक फॉइल लिया, मेटल फॉइल था बेरिलियम का। इस मेटल फॉइल के ऊपर उसने एल्फा पार्टिकल का अटैक कराया, और जैसे ही अल्फा पार्टिकल का अटैक कराया तो इस मेटल फॉइल पर अल्फा पार्टिकल के अटैक के बाद एक पार्टिकल उसे प्राप्त हुआ, और उस पार्टिकल को उसने क्या काम किया, चार्जर प्लेट से पास आउट किया। और जब इस पार्टिकल को चार्जर प्लेट से पास आउट किया गया तो चार्जर प्लेट से पास आउट करने पर क्या हुआ, ये किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था। ना तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, ना नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। इसी जेम्स चैडविक ने बोला कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, और जिन पर चार्ज नहीं होता है उन्हें न्यूट्रल्स बोला जाता है, इसलिए इसे न्यूट्रॉन्स बोला गया। क्या बोला गया? न्यूट्रल होने की वजह से न्यूट्रॉन पार्टिकल बोला गया। अगर हम लोग इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखना चाहें तो 4Be9 ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका मास है। हम लोग पढ़ के आए 10th में। 2He4 ये अल्फा पार्टिकल की सिंबल होती है, 2He4 अल्फा पार्टिकल की सिंबल होती है। मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा इसलिए और ज्यादा। 6012 प्लस 0 बचेगा, 4 2 6 हो जाएगा, तो 0 and 1 ये पार्टिकल था न्यूट्रॉन। तो 0 and 1 पार्टिकल डिस्कवर किया गया। इन रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन नहीं बोलते हैं, इन रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन हम लोग इन्हें बोलते हैं, या रेडियोएक्टिव रिएक्शन हम लोग इन्हें कह सकते हैं। न्यूट्रॉन्स का प्रॉपर्टी क्या था? न्यूट्रॉन्स का प्रॉपर्टी था, देखिए 1H1 जो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है, 1H1 जो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है उसमें कोई भी न्यूट्रॉन अवेलेबल नहीं होती है। बाकी 1H1 को अगर छोड़ दिया जाए तो जितनी भी मेटल्स को आप लोग स्टडी करते हैं उन सारे मेटल्स के अंदर न्यूट्रॉन अवेलेबल होती है। और जब भी कभी केमिकल प्रोसेस में न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है तो 0 and 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 and 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मली हम लोग इसे N या कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ये था न्यूट्रॉन्स का, न्यूट्रल चार्ज था इसके ऊपर, कोई चार्ज था ही नहीं, 0 चार्ज को शो करता था ये। लेकिन इसका जो मास वैल्यू था वो लगभग प्रोटॉन की मास वैल्यू के इक्वल ही था। इसका जो मास वैल्यू था वो प्रोटॉन की मास वैल्यू के इक्वल था। 1.6750 इंटू 10⁻24 ग्राम, 1.650 किलोग्राम 27 हो जाएगा। और एमयू अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो हो जाएगा आपका 1.6750 एमयू। अगर हम लोग न्यूट्रॉन की रेडियस की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन का जो रेडियस है वो 10⁻⁻13 होता है, 10⁻⁻13 होता है। अभी क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आता है कंपटीशन में कि निम्नलिखित में से या फॉलोइंग में से किस पार्टिकल्स का EYM 0 होगा। तो देखिए उसी का EYM 0 होगा जिसका चार्ज 0 होगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तो EYM कभी 0 होता नहीं है। अब न्यूट्रॉन का EYM 0 क्यों होता है? कि इसका चार्ज 0 होता है, इसलिए इसका जो EYM वैल्यू होता है वो भी 0 होता है। नेक्स्ट आपको बताना है मेरे को कि ये न्यूक्लियस पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस पार्टिकल है तो प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर। ये मैं सब आपको पढ़ाऊंगा। इसके ठीक बाद मैं आपको रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ाऊंगा कल जब आपको स्टडी कराऊंगा। देखिए अगर कहीं पर भी एटम में न्यूट्रॉन का प्रोटॉन का चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चेंज के बाद न्यूट्रॉन के चेंज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ती है। यानी जब भी कोई एटम आयन में कन्वर्ट होता है तो आयन में कन्वर्ट होते समय उसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स की नंबर होती है वो कांस्टेंट होती है। थैंक यू। ओके।